नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक हमारा वो है कैपेसिटी प्लानिंग स्टडी नोट 2.2। कैपेसिटी प्लानिंग जैसा नाम ऐसा ही इसके अंदर क्वेश्चन है। अब कैपेसिटी प्लानिंग की हम बात करें तो बेटा नाम से पता चल रहा कैपेसिटी प्लानिंग, इसका मतलब है एक कंपनी के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो मशीन होती है उन मशीनों की कैपेसिटी को ध्यान में रख के प्लानिंग की जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हाँ जी, टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया कैपेसिटी प्लानिंग। देखिए बेटा, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में। कैपेसिटी प्लानिंग जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर मार्केट से डिमांड आ जाती है हमारे पास 50,000 यूनिट की। मार्केट से डिमांड आ जाती है हमारे पास 50,000 यूनिट पर मंथ। अब कंपनी के पास एक मशीन है, वन मशीन अवेलेबल कैपेसिटी 10,000 यूनिट पर मंथ। जो कंपनी के पास मशीन है उस मशीन की यूनिट बनाने की जो कैपेसिटी है वो है 10,000 पर मंथ, लेकिन मार्केट से डिमांड आ जाती है 50,000 यूनिट पर मंथ की। तो बताइए बेटा हमें कैसी प्लानिंग करनी है जो हम अपनी डिमांड को पूरा कर पाए। तो क्वेश्चन में जो बनता है हमारे पास ये पॉइंट है कि हमें नंबर ऑफ मशीन कितनी लगानी चाहिए यदि हमें 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है पर मंथ, जबकि एक मशीन सिर्फ बना सकती है 10,000 यूनिट पर मंथ। तो सिंपल सा पार्ट है। तो आप इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे बेटा नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड। हाँ जी, कितनी नंबर ऑफ मशीन की जरूरत होगी। तो यहाँ पे बनता है, सिंपल सी बात करें, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि बेटा हमें जरूरत पड़ेगी 5 मशीनें, क्योंकि 50,000 यूनिट 50,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और एक मशीन सिर्फ बना सकती है एक मंथ के अंदर 10,000 यूनिट। तो बेटा नंबर ऑफ मशीन कितनी लगेंगी, 5 मशीन। ये लीजिए, सभी को पता था इसका आंसर। इसमें कोई मेरा नया काम नहीं किया, सिर्फ क्या करा, यहां पर सिर्फ एक फार्मूला पुट कर दिया, हमारे पास रिक्वायर्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय अवेलेबल कैपेसिटी, 5 मशीन। यार यहां तक का पार्ट सबको समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ इसमें चेंजिंग करता हूं, जैसे एक कंडीशन लगाता हूं यहां पर, ठीक है। हाँ जी, कंडीशन नंबर 1 क्या, इफ मशीन यूटिलाइजेशन 80%, इफ मशीन यूटिलाइजेशन 80%, मतलब यदि मशीन का यूटिलाइजेशन सिर्फ होता है 80%, तो आपको बताना है नंबर ऑफ मशीन कितनी लगेगी। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन। अब इस कॉन्सेप्ट को बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझिए बेटा क्या है। देखिए पहले एक मशीन 1 मंथ के अंदर यूनिट कितनी बनाती थी, 10,000। यदि इस मशीन का यूटिलाइजेशन होगा सिर्फ 80%,
तो बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मशीन कितनी यूनिट बना पाएगी? ओनली 8000 यूनिट, क्योंकि 80% ही यूज करोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 80% ही आउटपुट आएगा, इससे ज्यादा तो आ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब कितनी यूनिट बना पाओगे? 8000। जो मशीन पहले कभी बनाती थी 10,000 यूनिट, लेकिन जब उस मशीन का यूटिलाइजेशन होगा 80%, तो यूनिट बनेंगे सिर्फ 8000। तो नंबर ऑफ मशीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सर रिक्वायर्ड कैपेसिटी तो अभी भी हमारी वही है 50,000 यूनिट पर मंथ, लेकिन जो मशीन अवेलेबल है यूटिलाइजेशन के कारण सिर्फ उस मशीन से अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा सिर्फ 8000 यूनिट। तो बन जाता बेटा हमारा 50,000 डिवाइड बाय 8000। तो बताइए कितना आउटपुट आएगा? जल्दी से निकालिए। तो ये आएंगे 6.25 मशीन। हाँ जी, 6.25 मशीन। अब ध्यान से समझना बेटा, क्या 6.25 मशीन हो सकती है? 0.25 मशीन तो लगा ही नहीं सकते हैं। तो क्या लगाना पड़ेगा हमें लगानी पड़ेगी नंबर ऑफ मशीन 7। यदि 6 लगाएंगे तो रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं हो पाएगी, लेकिन यदि 7 लगाएंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी और साथ में हमारे पास 0.75 मशीन की कैपेसिटी स्पेयर में पड़ी रहेगी। इसको बोलते हैं स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी निकालने का फार्मूला हो गया सिंपल सा, जो मशीन हमारे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ मशीन कितनी लगाएंगे? 7, जबकि रिक्वायरमेंट कितने की? 6.25 की। इसका मतलब कि हम अभी भी 0.75 मशीन हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इसे बोलते हैं स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी का यूज कहां होता है? यदि किसी वजह से सर ये 50,000 यूनिट की जगह पर 1,000 और यूनिट एक्स्ट्रा मांग लेते हैं, इसका मतलब कहते हैं 51,000 दे दो। तो सर हम यहाँ पर अवेलेबल कैपेसिटी है हमारे पास मशीन की, स्पेयर कैपेसिटी है, तो हम उनको 1000 यूनिट और एक्स्ट्रा बना के दे सकते हैं। लेकिन यदि जैसे पहले हमने एग्जांपल लिया था कि 50,000 यूनिट बनाने के लिए नंबर ऑफ मशीन कितनी चाहिए? जब हम मशीन का 100% यूटिलाइजेशन कर रहे थे, तो बेटा 10,000 यूनिट बनाती है एक मशीन, तो आंसर आया था 5 मशीन। यहां पर यदि एक यूनिट भी एक्स्ट्रा मांगते हैं तो बेटा हम नहीं दे सकते, क्योंकि 100% यूटिलाइजेशन करने के बाद तब हमें नंबर ऑफ मशीन 5 की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर स्पेयर कैपेसिटी है तो हम एक्स्ट्रा बना सकते हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा, क्वेश्चन में पूछे स्पेयर कैपेसिटी, तो आप निकाल सकते हो 7 माइनस 6.25। जो एक्चुअल जरूरत है वो है 6.25 की और हमने मशीन लगा रखी 7, तो ये हमारे पास क्या है? स्पेयर कैपेसिटी। एक तरीका ये। अब एक दूसरा तरीका और था, यदि हमारा आंसर आया था पहले 5 मशीन, तो बेटा हम चाहते तो इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, हाँ जी, ये जो 5 मशीन है, इस 5 मशीन को ही यदि मैं डिवाइड कर दूं 80% से, तो बेटा आंसर देखो, चेक करके देखो क्या आता है? 6.25 मशीन ही आता। इसका मतलब मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, आंसर जो निकल के आया मेरा 5 मशीन, 5 को ही मैं क्या कर दूं? 80% कर दूं, तो निकल के आ जाएगा ये 6.25 मशीन। ठीक है यहां तक? चलिए एक और नया कॉन्सेप्ट इसी में आगे ऐड करते हैं, कंडीशन नंबर 2। मान लेते हैं इफ मशीन एफिशिएंसी, मान लेते हैं मशीन की जो एफिशिएंसी है वो है आपकी 90%। हाँ जी, मशीन की एफिशिएंसी कितना? 90%। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो बेटा हमें मशीन कितनी जरूरत है वो देखना। फिर यदि उस मशीन का हम यूटिलाइजेशन करते हैं सिर्फ 80%, तो फिर कितनी मशीन की जरूरत होगी? ज्यादा लगेगी। और यदि एफिशिएंसी भी 90% आती है, तो इसका मतलब और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी।
कैसे? जैसे मान लेते हैं सिंपल, पहले मैंने देखा बेटा मैं एक मशीन से कितनी यूनिट बना सकता हूं, 10,000। लेकिन जब इस मशीन का मैं यूज ही करूंगा 80%, तो बेटा मेरा आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट आएगा सिर्फ 8,000। और जब इस मशीन की एफिशिएंसी भी हो जाती है 90%, तो बेटा 8,000 भी नहीं आएगी यूनिट बनके, 8,000 का भी 90%, इसका मतलब 7,200 यूनिट बनेगी। जो मशीन 10,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी रखता है, वो मशीन का यदि हम यूटिलाइजेशन करते हैं 80% और एफिशिएंसी आती है 90%, तो बेटा जो यूनिट बनेंगी वो बनेगी हमारी 7,200। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, सर डिमांड तो अभी भी हमारी कितनी है 50,000 यूनिट की, और रिक्वायरमेंट अवेलेबल कैपेसिटी इस समय कितनी रहेगी दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के बाद? सर 7,200। तो इज इक्वल टू कितना आएगा? हाँ जी 50,000 डिवाइड बाय 7,200, तो बताइए कितना आएगा? कैलकुलेटर है, बता दी कैलकुलेटर। हाँ जी कैलकुलेटर निकाल ले। सिक्स पॉइंट 94 इज इक्वल टू 7। हाँ जी चेक करें, बता दी कैलकुलेटर 6.94। ठीक है चेक करें एक बार कैलकुलेटर निकाल के। फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई आपकी 7,200 इज इक्वल टू 6.94। इसका मतलब लगभग हमें कितनी मशीनों की जरूरत है? 7 मशीनों की। तो यहां पर जो स्पेयर कैपेसिटी आएगी वो कितना आएगा? यहां आएगा 0.06। अब इसका मतलब यह है, देखो बेटा जो हमारी डिमांड होती है यूनिट प्रोड्यूस करने की, उनकी प्लानिंग करते हैं हम अवेलेबल कैपेसिटी को ध्यान में रख के, और साथ में जो भी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर हो, जैसे हमारी यूटिलाइजेशन कितना करेंगे हम, एफिशिएंसी कितनी आएगी, उन सबको ध्यान में रख के हमें करनी पड़ती है प्लानिंग। उसी को कहते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। इसका मतलब कैपेसिटी को ध्यान में रख के हमें करनी है नंबर ऑफ मशीन निकालने के लिए प्लानिंग, कि हमें नंबर ऑफ मशीन कितनी चाहिए। यहां तक का पार्ट क्लियर? बेसिक समझ में आया कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या है? ठीक है अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन के बारे में बता रहा हूं एक एग्जांपल लेके। किसको कहते हैं? एग्जांपल नंबर 2। और कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन? जैसे बेटा आपका जो एग्जाम होता है, कोई भी पेपर की हम बात करें तो कितने मार्क्स का होता? 100। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पेपर के अंदर हम कितने मार्क्स ला सकते हैं? 100। लेकिन यदि हमने सिर्फ पेपर ही सॉल्व किया है कितना? 80%, इसका मतलब यूटिलाइजेशन कितना किया हमने? हाँ जी हमने पेपर का यूटिलाइजेशन कितना किया? 80%। तो यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे जो मार्क्स आ सकते हैं वो कितने? 80। 80 से ऊपर तो आ ही नहीं सकते,
क्योंकि हमने यूटिलाइज कितना किया पेपर का 80%, हमने पेपर सॉल्व कितना किया 80%, 100 में से। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मार्क्स कितने आएंगे आपके 80। ये हो गया अभी यूटिलाइजेशन, समझना ध्यान से। अब मैं कहता हूं जो आपने पेपर सॉल्व किया है, जो आपने पेपर सॉल्व किया है सर, वो आपका 50% एफिशिएंसी से किया है। इसका मतलब आपके अब कितने मार्क्स आएंगे, सिर्फ मार्क्स आएंगे आपके 40, क्योंकि आपने पहले नंबर पे तो आपने पेपर ही पूरा सॉल्व नहीं किया, आपने पेपर भी सॉल्व किया 80%, तो आपके 100 में से 80 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, और उसमें भी आपने क्या करा 50% एफिशिएंसी के साथ काम किया। तो इसका मतलब 80 का भी 50% 40। अब इस 40 को हम क्या कहेंगे, इसको थोड़ा समझना है भाई। 80 और ये आ गया आपका 40 और 100, तीसरा क्या था हमारा 100। इन तीनों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, यदि आपने पेपर सॉल्व किया 100 नंबर का पूरा कंप्लीट, ठीक है, यूटिलाइजेशन किया आपने 100%, अब आपके मार्क्स आते हैं यदि इसमें 60, तो कहा जाएगा आपकी एफिशिएंसी 60%। यदि आपने पेपर का यूटिलाइजेशन किया, इसका मतलब पेपर को जो सॉल्व किया है वो किया है आपने यहां पर 90%, तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 90। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ किया ठीक, तो हम अपना इस समय यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी 90 मान के चलते हैं। लेकिन जिस समय पर रिजल्ट आ जाता है, अब उस समय देखा जाता है कि आपने कितने परसेंट मार्क्स अचीव किए। यदि आपके यहां पर 90% पेपर सॉल्व किया और आपके मार्क्स आ जाते हैं यहां पर 45, तो बेटा एफिशिएंसी कितना इस समय आपकी, आपकी एफिशिएंसी होगी इस समय यहां पर, एफिशिएंसी होगी आपकी यहां पर 50%। ओके, आपकी एफिशिएंसी होगी 50%। और यदि अब मैं ये कहता हूं ओवरऑल यूटिलाइजेशन आपने कितना किया इस पेपर का, तो बेटा लॉजिक सोचो बेटा, मैक्सिमम इस पेपर में हम मार्क्स ला सकते थे 100, लेकिन मार्क्स लाए कितने 45, तो मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन करा आपने सिर्फ इस पेपर के अंदर किया 45%। इसको कहते हैं ओवरऑल यूटिलाइजेशन का। आपने पूरे पेपर में कितने परसेंट मार्क्स लेके आए, तो कितना यूटिलाइजेशन किया। तो इसको हम कह सकते हैं एक फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी। ओके, तो ये हमारा हो जाता है ओवरऑल यूटिलाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, और परसेंटेज में निकालने के लिए फार्मूले में हम क्या लगा लेते हैं 100, तो आपका आंसर आ जाता है। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और ये पूरा ही चैप्टर फार्मूला बेस्ड है, बहुत इजी चैप्टर है, और एग्जाम में इसमें से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो आप देखेंगे कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए थोड़ा सा क्या क्या क्वेश्चन में। हाँ जी, जैसे चैप्टर में कैपेसिटी प्लानिंग, हाँ जी, प्लानिंग के क्या क्या काइंड है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थोड़ा थ्योरी का पार्ट भी है इसमें, वैसे एग्जाम में बहुत कम थ्योरी आती है, इसमें से कोई एक आध ऑब्जेक्टिव आ जाता है, बाकी इसमें से कोई थ्योरी एग्जाम में नहीं आती, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो हम इस थ्योरी को हम बाद में कवर करेंगे। मैंने स्पेशल बताया था कुछ क्लासेस हम थ्योरी के लिए स्पेशल लगाएंगे, ठीक है। जिनको पेपर का पैटर्न नहीं पता हो वो एक बार मुझसे डिस्कस करके पेपर का पैटर्न भी पता कर लेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में पेपर का पैटर्न बता दिया था इंट्रोडक्शन की क्लास में। तो पहले अभी हम न्यूमेरिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो लास्ट में कुछ क्लासेस हम इसमें थ्योरेटिकल की लगाएंगे। हाँ जी, यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, कुछ फार्मूले हैं
जो इस चैप्टर में यूज होंगे उन फार्मूले को हम एक साथ लिख लेते हैं। पहले आपको वो याद कर लेने जिससे आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले उन फार्मूलों को हम स्टार्ट कर लेते हैं जिनसे आपका यूज होगा। लिखे सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला नंबर 1। हाँ जी, क्या है? हम निकालेंगे इस चैप्टर में नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड। हाँ जी, नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड। अब फार्मूला जो बनता है, देखो बेटा, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होती है वो टाइम बेसिस पे हो सकती है, यूनिट बेस पे हो सकती है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने यहां पे लिखा टोटल रिक्वायर्ड, टोटल रिक्वायर्ड, या फिर कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है स्टैंडर्ड। अब यदि क्वेश्चन में या तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी या फिर स्टैंडर्ड, अब ये क्वेश्चन हमारा टाइम पे भी हो सकता है या फिर हमारा कैपेसिटी के बेस पे हो सकता है या फिर यूनिट के बेस पे हो सकता है। इसका मतलब क्या है? या तो क्वेश्चन में हमें जरूरत होगी किस चीज की, टोटल, रिक्वायर्ड या स्टैंडर्ड, दोनों में से कोई एक आएगा। रिक्वायर्ड या स्टैंडर्ड दोनों में से कोई एक लेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी रिक्वायर्ड ले लेते हैं, या तो क्वेश्चन में होगा रिक्वायर्ड टाइम का पूरा कंप्लीट करने के लिए, जो भी हमें यूनिट प्रोड्यूस करनी है उसको कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम कितना लगेगा, या फिर स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा, या रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी चाहिए, या फिर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड यूनिट, जो हमें काम करना है उसके लिए यूनिट की कितने की रिक्वायरमेंट है। तो तीनों में से कोई एक आएगा। और डिवाइड में क्या लिखेंगे? अवेलेबल। हाँ जी, अवेलेबल। या तो क्वेश्चन होगा टाइम बेसिस, टाइम, कैपेसिटी, यूनिट पर मशीन। या तो क्वेश्चन में होगा बेटा अवेलेबल टाइम, एक मशीन का कितना टाइम अवेलेबल है काम करने के लिए, या एक मशीन की कैपेसिटी कितना, या एक मशीन कितना यूनिट प्रोड्यूस करती है पर मंथ। इन तीनों में से कोई एक। यहां पर स्टैंडर्ड टाइम, टाइम है तो डिवाइड में टाइम, कैपेसिटी है तो डिवाइड में कैपेसिटी, और यूनिट है तो डिवाइड में यूनिट। जैसा होगा तीनों में से कोई एक ले लेंगे। ठीक है जी। अब नंबर 2, हाँ जी, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। हाँ जी, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। कभी कभार क्वेश्चन में मशीन की जगह क्या हो सकता है, फर्म, या फिर हो सकते कंपनी। हाँ जी, हम एफिशिएंसी जो निकालेंगे वो मशीन की भी हो सकती है, फर्म की भी हो सकती है और कंपनी की भी हो सकती है। जो भी हो, फार्मूला बहुत सिंपल, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी इंटू 100 कर लेते। किसके लिए? यदि ये सारी चीजें हमें किसमें निकालनी है, परसेंटेज में, तो यहां भी हम लगा सकते हैं परसेंटेज। यहां तक का पार्ट क्लियर। अब सेकंड जो आता है उसको समझना थोड़ा सा। यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन। हाँ जी, यूटिलाइजेशन ऑफ द
मशीन परसेंटेज में, यहां भी बताया ना, मशीन होगी, फर्म होगी या फिर कंपनी। फार्मूला में क्या चेंजिंग है देखो ध्यान से, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम की जगह लिख सकते क्वेश्चन में डिजाइन। डिजाइन का मतलब सर जो प्लांट है या मशीन है उसका क्या डिजाइन है, उसकी बनाने की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम या फिर और लिख के डिजाइन कैपेसिटी। इंटू 100, तीनों में, दोनों में से कोई एक लिखा है क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर 1 2 3। हाँ जी, फोर्थ नंबर, तीनों में से जो भी क्वेश्चन में आएगा वो फार्मूला याद रखना बस। अब बेटा एक फार्मूला होता है हमारे लिए, सेल्स प्राइस में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते तो क्या निकल के आता है, हमारा आंसर निकल के आता है, हाँ जी, लेस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, क्या निकल के आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, तो निकल के आएगा प्रॉफिट। हाँ जी, क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट या फिर क्वेश्चन में लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस। हाँ जी, फिफ्थ नंबर पे आ जाइए। एक फार्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। हाँ जी, जानते हो बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है सर, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कंपनी कितनी यूनिट प्रोड्यूस करे जहां पर कंपनी को होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ना तो कंपनी को प्रॉफिट होगा ना ही कंपनी को लॉस होगा, वो यूनिट जहां पर कंपनी की सारी कॉस्ट रिकवर हो जाती है उसको कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। और उसका फार्मूला होता है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बीपी, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ जी, क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये होता है बेटा हमारा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का फार्मूला पता ही है। हाँ जी, वेरी सॉरी, सेल प्राइस में से, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन। ये मैं यहाँ पे आपको बता दिया था वैसे। हाँ जी, तो ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो इन पांचों फार्मूले के बेस पर इस चैप्टर के हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें कितने इजी इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइप ए वाले क्वेश्चन। हाँ जी, टाइप ए वाले। तो सबसे पहले
हम चेक करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। और ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, जून 2014, 2 मार्क्स के लायक ही है। और अब ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो जो न्यूमेरिकल आएगा वो 7 मार्क्स का आएगा। तो 7 मार्क्स से जो छोटे क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ए स्टील प्लांट हैज ए डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन ऑफ स्टील पर डे। मतलब सर एक स्टील प्लांट है जिसकी डिजाइन कैपेसिटी, इसका मतलब उस प्लांट की जो डिजाइन कैपेसिटी है वो ऐसी है कि वो 50,000 टन स्टील पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लिखा हुआ इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 40,000 टन ऑफ स्टील पर डे। इसका मतलब इफेक्टिव कैपेसिटी कितना है, 40,000। इसका मतलब जिस इफेक्टिव से वो काम करेंगे उस समय उसकी जो कैपेसिटी आएगी वो 40,000 टन से ज्यादा नहीं बना सकते। इसका मतलब इफेक्टिव कैपेसिटी 40,000 यूनिट पर डे एंड एक्चुअल आउटपुट ऑफ 36,000 टन ऑफ स्टील पर डे। लेकिन एक दिन के अंदर जो आउटपुट आया एक्चुअल में वो 36,000 यूनिट का ही आया। कंप्यूट द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। हाँ जी, क्या पूछा है, प्लांट की एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से समझो, जो प्लांट है वो मैक्सिमम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000। लेकिन क्योंकि उसकी प्लांट की इफेक्टिव कैपेसिटी ओनली 40,000 की है तो 40,000 से ज्यादा वो नहीं बना सकता। लेकिन बनाया कितना, 40 भी नहीं बना पाया, कितना बनाया एक्चुअल में 36,000। इसका मतलब एफिशिएंसी का इफेक्ट आ गया। तो लिखे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट में पूछा हमसे इफेक्टिव कैपेसिटी, एफिशिएंसी सॉरी। हाँ जी, एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट परसेंटेज में निकालने के लिए परसेंटेज का ये साइन लगाएंगे और फार्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, दोबारा से लिख देता हूं। एक्चुअल आउटपुट डिवाइड में इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी इंटू 100। हाँ जी, इफेक्टिव कैपेसिटी इंटू 100। तो एक्चुअल आउटपुट कितना आया, 36,000 यूनिट, 36,000 टन स्टील पर डे। और बेटा इफेक्टिव कितना था, 40,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 90% आ गया। अब यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट, यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट कितना, फार्मूला लिखे पहले, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम या फिर
डिजाइन कैपेसिटी इंटू 100, एक्चुअल आउटपुट कितना आया 36,000, और मैक्सिमम आ कितना सकता था, जो प्लांट का डिजाइन था उसके अकॉर्डिंग कितना आ सकता था मैक्सिमम 50,000, लेकिन सिर्फ हमने आउटपुट कितना निकाला 36,000। इसका मतलब पूरे प्लांट का हम यूज कितना कर पा रहे हैं, ओवरऑल यूटिलाइजेशन सिर्फ 72%। तो ये लीजिए हमारे दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर ये 4। ओके, कॉपी कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को समझना है, इतना प्यारा क्वेश्चन है का एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 3 टाइम्स आ चुका है, 3 बार 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। और सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 9 मार्क्स तक आया है। बस इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ लीजिए इस चैप्टर में से, इस क्वेश्चन से रिलेटिव और भी 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, ए फर्म हैज 4 वर्क सेंटर। एक फर्म के अंदर 4 वर्क सेंटर, इसका मतलब 4 का मतलब ठीक है 4। एक फर्म हैज 4 वर्क सेंटर, देखो लिखा हुआ क्लियर 4, इसको मैं आपका हाईलाइट कर देता हूं। जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान से समझ लें। 4 वर्क सेंटर, जिन वर्क सेंटर का नाम है ए बी सी एंड डी इन सीरीज। इन सीरीज का मतलब क्या होता है, एक लाइन में, जैसा हम कहते हैं ना सीरीज में लगा देते हैं, एक लाइन में, इन सीरीज विद इंडिविजुअल कैपेसिटी इन यूनिट पर डे सो इन द फिगर। ये जो नीचे 4 वर्क सेंटर जरा के 4 वर्क सेंटर, इन चारों वर्क सेंटर की अपनी पर डे की इंडिविजुअल कैपेसिटी दे रखी है। जैसे यदि रॉ मेटेरियल मिल जाता है ए वर्क सेंटर को, तो बेटा ये एक दिन के अंदर 450 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी खुद की इतनी कैपेसिटी है। अब यदि बी को भी मिल जाता है रॉ मटेरियल, तो बी बना सकता है एक दिन के अंदर 360 यूनिट, सी 340 और डी 400, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा 300। इसका मतलब समझो, सबसे पहले रॉ मटेरियल दिया जाता किसको, वर्क सेंटर ए को। वर्क सेंटर ए पूरे दिन में अपनी 100% कैपेसिटी का यूज करे, तो यूज करने के बाद वो जो यूनिट बना सकता है वो कितनी बना सकता है, सिर्फ 450। और 450 यूनिट बना के ये किसको दे देगा, समझो ये जो 450 यूनिट है ए की, बी के लिए क्या हो जाएगा, ये इनपुट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मैं यहीं पर ओवरराइड करके समझा रहा हूं आपको। हाँ जी, ए 450 यूनिट बना के किसको सप्लाई करेगा, बी को, और बी अपनी कैपेसिटी का यूज करता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो बना भी कितना सकता है, 100% कैपेसिटी का यूज करे, तब भी वो 360 यूनिट से ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डे की 360 है। तो इसको 450 यूनिट का मटेरियल मिला तो सही, लेकिन बेटा उसका ये 100% यूज ही नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 360 यूनिट बनाने की है। अब बी ने तो 360 यूनिट बना ली, और बी ने बना के ये किसको दे दें, 360 यूनिट दे दी सी को। समझते चलना बेटा ध्यान से। अब सी क्या करेगा, सर सी अपनी 100% कैपेसिटी से भी काम करे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितनी यूनिट बना पाएगा, 340। 340 से ज्यादा वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी खुद की कैपेसिटी 340 है, इसका मतलब 340। अब सी बना के इन यूनिट को किसको देता है, डी को।
सर डी के पास आई 340 यूनिट प्रोड्यूस होने के लिए। अब डी बना सकता है एक दिन में 400, लेकिन डी की ये मजबूरी है कि जब सी उसको बना के देता है 340, तो वो 340 से ज्यादा यूनिट कैसे प्रोड्यूस करे, जबकि उसकी कैपेसिटी तो है 400 बनाने की, लेकिन जब 340 ही मिलेंगे पीछे से तो बेटा वो बनाएंगे कितने, 340 ही। इसका मतलब ये चाह के भी डी कितनी बनाएगा, 340। तो 340 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट आया कितना, 300। 340 भी नहीं आया, आउटपुट कितना आया, 300। ठीक है, चलो आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर। क्या पूछा, आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर। आपको बोटलनेक सेंटर बताना, और सेकंड में व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी, और थर्ड में व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी। ये 3 पॉइंट बताने बेटा आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहला बात बेटा, क्वेश्चन के अंदर पहले इनको मैं रफ कर दूं, ये तो समझ में आ गया आपको कितना इजी तरीका है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। बोटलनेक का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन में आगे बोटलनेक आने वाला बेटा, बोटलनेक का कॉन्सेप्ट आने वाला आगे 3 से 4 क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको बोटलनेक को समझना है। देखो बेटा, ए बी सी डी इन 4 वर्क सेंटर में किस वर्क सेंटर की सबसे कम कैपेसिटी है, बताइए। ए बी सी डी इन 4 सेंटर में, वर्क सेंटरों में हमें देखना है सबसे कम कैपेसिटी यूनिट प्रोड्यूस करने की कितनी, किसकी है, सी। इसका मतलब है इसी को कहा जाता है बोटलनेक सेंटर। देखो मैंने लिखा, क्योंकि बोटलनेक का मतलब क्या बेटा, जहां मिनिमम कैपेसिटी होती है किसी भी वर्क सेंटर की, जो मिनिमम कैपेसिटी होती है उसी को बोटलनेक सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ देखो मैंने, आंसर किस टाइप से लिखना, सिर्फ एक लाइन में आंसर लिखना, द बोटलनेक सेंटर। हाँ जी, यही लिखनी लाइन सेम जैसे लिखा हुआ, द बोटलनेक सेंटर इज द वर्क सेंटर having the minimum capacity, hence work center C is the bottleneck center। ये सर आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ लो, ये 1 नंबर में भी आता तब भी आप ये नहीं कह सकते सर बहुत गलत क्वेश्चन पूछ लिया और मार्क्स हमें कम दिए। 1 नंबर के लिए भी है, लेकिन एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब ये वाला पॉइंट 3 मार्क्स, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट 9 मार्क्स में पूछा। अभी दिखाऊंगा वो एग्जाम वाले क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट, क्वेश्चन में कहता है सिस्टम कैपेसिटी, व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी। अरे यार समझो, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम ये है कि सबसे पहले तो हमें मिलता है रॉ मटेरियल ए को, फिर ए यूनिट प्रोड्यूस करके देता बी को, बी देता सी को, सी देता डी को, तब जाके एक्चुअल आउटपुट आता है। इसका मतलब सिस्टम क्या है, पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर ए के पास ए बनाएगा, उसे देगा बना के बी, बी का फिनिश प्रोडक्ट सी के लिए इनपुट और सी का फिनिश प्रोडक्ट डी के लिए इनपुट। यदि हमारा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम हो जाए तो बेटा बताइए मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो सकती हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम 340 यूनिट ही प्रोड्यूस हो पाएंगी, क्योंकि 340 से ज्यादा यूनिट सी नहीं दे पाएगा बना के, और डी चाह के भी 340 से ज्यादा नहीं बना सकता। इसका मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है, 340, 340। इसका मतलब जो वर्क सेंटर होता है बोटलनेक, उसका जो आउटपुट होता है वही सिस्टम की कैपेसिटी कहलाई जाती है। तो देखिए सेकंड पॉइंट का आंसर, सिस्टम कैपेसिटी इज द मैक्सिमम यूनिट that are possible to produce in the system as whole. Hence, system capacity is the capacity of the bottleneck center at either 340 unit. हाँ जी, 340 यूनिट ये आ गया बेटा।
दोनों पार्ट क्लियर हो गए। अब तीसरा पार्ट, हाँ जी, तीसरे पार्ट में क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी, ये लीजिए इसी का आंसर। हाँ जी, सिस्टम एफिशिएंसी इज इक्वल टू, मैं बता चुका हूं, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम कैपेसिटी या इफेक्टिव कैपेसिटी, इंटू 100। एक्चुअल आउटपुट कितना, 300, और सिस्टम कैपेसिटी 340 इंटू 100 इज इक्वल टू 88.23%। ये लीजिए जी, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गया, यहीं पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देख लेंगे होमवर्क में कौन से क्वेश्चन है, जो मैं अभी आपको समझा देता हूं। हाँ जी, टाइप्स बी, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। अभी हैंड टू हैंड देख लेते हैं 5, 6 और 7 को। टाइप बी में आ जाइए, ये लीजिए। हाँ जी, आप देखिए क्वेश्चन को, द 4 वर्क सेंटर ए बी सी डी सीरीज में काम करते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डे 450, 420, 360, 390 और 310। आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर, व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी, व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी। सेम सब कुछ क्वेश्चन में वही पूछा है, सिर्फ वैल्यू। तो मैं आपसे पूछूं बेटा बोटलनेक सेंटर बता दो, क्या होगा बताइए बोटलनेक सेंटर, सभी बताएं अपने मन में। हाँ जी, देखिए ए की 450, बी की 420, सी की 360 और डी की 390, सबसे कम क्या है 360। ये हो गया बेटा बोटलनेक सेंटर। देखो यहाँ क्या वर्क सेंटर सी, और सिस्टम कैपेसिटी क्या, सिस्टम कैपेसिटी क्या होगी 360 यूनिट, क्योंकि जो बोटलनेक सेंटर होगा वही सिस्टम की कैपेसिटी कहलाई जाएगी। एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी क्या करेंगे बताइए। हाँ, कोई बताएगा एफिशिएंसी, सर अभी तो बताया एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम कैपेसिटी, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है 310 और सिस्टम कैपेसिटी 360 इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर बनके तैयार, आप चेक कर लीजिए। ये आ गया, और देख लीजिए बेटा ये 3 इंटू 3 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कब, दिसंबर 2017 गुजरात री एग्जाम। गुजरात के अंदर दिसंबर 2017 में दोबारा से एग्जाम हुआ था, वहां पेपर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से दोबारा एग्जाम हुआ, तो उस अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया बेटा 9 मार्क्स का। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन भी समझा दूं भाई, एक एक मिनट का आंसर। यहां भी 4 वर्क सेंटर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया, ये आया दिसंबर 2017 में 3 इंटू 3 9 मार्क्स में। ओके, वो जो क्वेश्चन आया था आपका वो भी दिसंबर 17 में आया था, वो री एग्जाम हुआ था उसमें आया, और ये जो सिंपल एग्जाम हुआ था पहले री एग्जाम से पहले उसके अंदर आया। इसका मतलब दोनों ही क्वेश्चन आए, सिर्फ वैल्यू चेंज करें। पहले क्वेश्चन में वही आपसे बोटलनेक सेंटर पूछा, बोटलनेक सेंटर कैसे निकालेंगे, वही आपका जो सबसे मिनिमम कैपेसिटी किसकी है बी की, तो बोटलनेक सेंटर इज द बी। फिर पूछा सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी कितना होगा 310, जी आ गया। और बेटा एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला, एक्चुअल आउटपुट कितना है 260 और आपका सिस्टम कैपेसिटी कितना 310 इंटू 100, चेक कर लेना।
और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो फिर आया दिसंबर 2019 में। हाँ जी, फिर 9 मार्क्स में। देखो 3 बार क्वेश्चन ये मैंने दिखा दिया आपको, 9 मार्क्स में आया है। पहला पॉइंट, व्हाट इज द बोटलनेक सेंटर, क्या करेंगे, सबसे कम कैपेसिटी किसकी है, आपके वर्क सेंटर ए की, ये आ गया। सिस्टम कैपेसिटी क्या होगा, वही 350। और बेटा एफिशिएंसी क्या होगी, सर 310 तो एक्चुअल आउटपुट है और आपका सिस्टम कैपेसिटी 350 है इंटू 100 इज इक्वल टू 88.57%। ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने यहीं पर आपको सॉल्यूशन भी करा दिया और आपके ये होमवर्क वाले क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड समझा दिए और ये भी हो गए। बस प्रेजेंटेशन लगे आपकी, आप इसको सिंपल ये जो आंसर है वही लाइन लिखेंगे। अब आते हैं हम यहां पर चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।